नमस्कार साथियों, आज हम बहुत ही रोचक विषय पढ़ने वाले हैं और हमारा विषय है वर्णमाला। अक्सर हम देखते हैं कि हम हिंदी से संबंधित सभी साहित्यिक बातें और सारा कोर्स हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारा मूल है, जो हमारा आधार है, हमारी वर्णमाला, हम इसके बारे में पढ़ना भूल जाते हैं और अक्सर इसी में से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जो फिर हमें बहुत कठिन लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए वर्णमाला लेकर आई हूँ। आप इसे समझेंगे और ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही रोचक होने वाला है हमारा ये विषय। तो हमारा विषय है वर्णमाला। हम देखेंगे कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाता है। भाषा की जो सार्थक इकाई है वह है वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद या शब्द। हम जैसे शब्द पढ़ते हैं ना, कमल, आना, जाना, ये हमारे शब्द हैं। पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। जैसे हम कमल, इसमें 3 अक्षर हैं, तो छोटी इकाई हो गई अक्षर। और अक्षर से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे हम कहते हैं ध्वनि या वर्ण। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ध्वनि या वर्ण क्या होता है। हमारी हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है वह ध्वनि पर ही आधारित होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये वर्ण किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो उदाहरण में हम देखेंगे कि मान लीजिए हमने राम शब्द लिया है, तो राम शब्द में 2 अक्षर जुड़े हुए होते हैं, रा और मा। तो हम इन्हें अक्षर अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो 2 प्रकार के अक्षर इसमें जुड़े हुए हैं, परंतु इसमें ध्वनि 4 प्रकार की है। इसमें 4 प्रकार की ध्वनि है। आधा र जिसमें बड़ा आ मिला हुआ है, आधा म जिसमें छोटा अ मिला हुआ है। इस प्रकार ये 4 प्रकार की ध्वनियां मिलकर राम शब्द को बनाती हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो हम उच्चारित करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उसके आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन आते हैं। आप ध्यान रखेंगे, 10 स्वर और 35 व्यंजन आते हैं उच्चारण के आधार पर। लेकिन लेखन के आधार पर हम देखेंगे 52 वर्ण होते हैं। जैसा कि सबको पता है कि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब ये 52 वर्ण किस प्रकार होंगे, हम देखेंगे कि इसमें 13 तो हमारे स्वर हो जाएंगे। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि 13 स्वर किस प्रकार हो रहे हैं। 13 स्वर हो जाएंगे, 35 व्यंजन रहेंगे, और 35 व्यंजन के अलावा 4 इसमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। इस प्रकार 13, 35 और 4 मिलकर 52 की संख्या को दर्शाते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर? 52 वर्ण। अब हम जानेंगे कि लेखन के आधार पर हमारे 13 स्वर किस प्रकार होते हैं। हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर तो हमारे 10 मुख्य स्वर थे, लेकिन लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे स्वरों की संख्या 13 है, तो इसमें आएगा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। यहाँ पर लेखन की दृष्टि से री, और आहा को भी स्वर में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार ये 3 मिलकर 10 और 3 मिलकर 13 स्वर बन जाते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि हमारे लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। हम देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो स्वर होते हैं वे 10 होते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से स्वर 13 होते हैं। देखेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। इस प्रकार री, और आहा को मिलाकर 10 और 3 स्वर मिलकर 13 स्वर बन जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हमारे 13 स्वर होते हैं। लेखन की दृष्टि से 13 स्वर होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से हमारे 10 स्वर होते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजनों को वर्ग में बांटा गया है। हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आता है कि क वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, या उसमें व्यंजन कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन किस प्रकार होते हैं। तो हमें इनका वर्ग याद होना चाहिए।
क वर्ग के अंतर्गत हम देखेंगे, क वर्ग के अंतर्गत क की पंक्ति के 5 वर्ण आते हैं। ये वर्णमाला देखकर आपको अपने बचपन की पहली कक्षा तो याद आ ही रही होगी। तो बिल्कुल वैसे ही हमें लिखना है और जैसा हम पहली कक्षा में लिखते थे और उस प्रकार से हम इनको वर्ग में विभाजित करेंगे। क वर्ग के जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग के व्यंजन है च, छ, ज, झ, इंग। ट वर्ग में आप देखेंगे ट, ठ, ड। ड के साथ ही मैंने ड़ को ले लिया है क्योंकि ड में जब बिंदी लगेगी ड़ हो जाएगा। ढ के साथ ही मैंने ढ को ले लिया है और ण। अब हम देखेंगे कि ये जो दो व्यंजन हमारे आए हैं इनको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इनको हम कहेंगे द्विगुण व्यंजन। ट वर्ग के व्यंजन है ट, थ, द, ध, न। प वर्ग के व्यंजन है प, फ, ब, भ और म। और इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं य, र, ल और व। हम याद रखेंगे, ये बहुत ही आईएमपी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं य, र, ल और व। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं श, स, स और ह। ध्यान रखेंगे। फिर अंत में हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। हम इनको संयुक्त इसलिए कहते हैं कि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा छ क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल, जैसा हम पढ़ते त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्री। इन 4 व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे कैसे मिलकर बनते हैं? क और श मिलकर छ बनता है, त और र मिलकर त्र बनता है, ज और इंगा मिलकर ज्ञ बनता है और श और र मिलकर श्र बनता है। इस प्रकार ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से हमारी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और हमें इन प्रश्नों को इस तालिका के आधार पर हल करना है। अब हम अपना देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 52 वर्ण हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ हम देखेंगे हमारे 13 तो स्वर हो गए हैं, 35 हमारे मुख्य व्यंजन है और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार 39 और 13 मिलकर हमारे पूरे 52 वर्ण हो गए हैं और ये पूर्ण होती है हमारी हिंदी की वर्णमाला। अगली वीडियो में मैं आपको वर्णमाला को और अधिक विस्तार से समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।